हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से जो कोई भी एनसीईआरटी का तैयारी करते हैं, तो मैंने पिछला वीडियो क्लास ग्लोबल जो चैप्टर 2 है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का जियोग्राफी, ठीक है, क्लास 6 का जियोग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें से आज हम चाहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर देंगे। आज कंप्लीट हो जाने के बाद पार्ट 2 जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा, हम पार्ट 3 में इसका जितना भी एमसीक्यू बनता है, ठीक है, इससे जितना भी पीवाईक्यू चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया है, जो सीटेट जेटेट या बिहार टेट में जितना भी कोई भी टेट की तैयारी करते हैं, तो उसमें से जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से चैप्टर से बना है, तो उसको सारा को क्वेश्चन हम पार्ट 3 में ला देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। जो कोई भी सीटेट वगैरह का तैयारी करते हैं या टीचर का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैंने पार्ट 1 में ये सब करवा दिया हूँ। जो कभी वो नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो उसको ज़रूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं जहाँ से मतलब छूटा हुआ है उसको पार्ट 2 से करेंगे, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं देशांतर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से करेंगे देशांतर से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो देखते हैं, देशांतर से पढ़ने वाले हैं। जो कभी नहीं देखे हैं, मतलब जिसका भी छूटा हुआ है, तो वो जरूर वहाँ से जाके आप उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग देशांतर से देखते हैं कि देशांतर क्या है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं कि हम बस उस टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आगामी जो सीटेट है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम करवाने वाले, ठीक है। चलिए अगला देते हैं। किसी भी स्थान को क्या है बताने के लिए, क्या है उस स्थान को 90, ठीक है, 90 के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ठीक है। तो क्या है प्रशांत महासागर कौन सा द्वीप, ये भी याद रखिएगा, टोंगा द्वीप, ठीक है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कलेक्ट किए हैं जो आपका सीटेट का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप को पॉइंट को उठा के निकाल देगा पेपर से, कट करके और उसको डाल देता है। तो इसी तरह ये याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप, टोंगा द्वीप। और हिंद महासागर में कौन सा स्थित, मॉरिशस द्वीप। एक ही अक्षांश पे कितना 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव, तो ध्रुव में जैसे ये वाला ऊपर वाला भाग है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो भाग है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, याद रखिएगा। इस जानने के लिए पता होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम, तो पूर्व इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पश्चिम की ओर इन दोनों स्थानों की दूरी कितनी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन संदर्भों रेखाओं का देशांतर या अमांतर, ठीक है। तो क्या देशांतरीय अमांतर, ठीक है, देशांतरीय अमांतर रेखा कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो क्या है, उत्तर से पूर्व बताया था, उत्तर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये चारों दिशाओं को जो जोड़ने वाली रेखा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग देशांतरीय अमांतर रेखा कहते हैं। आप लोग इतना याद हो गया, ठीक है। इसके बाद इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतरी के अंशों के मापा जाता है। तो ये भी क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे, ये याद रखिएगा। तो यदि उनके बीच की दूरी को मापने के लिए क्या है, देशांतर के अंश को मापा जाता है। क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रत्येक अंश को मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, डायरेक्ट कट करके ला देगा एग्जाम में पूछ देगा। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो क्या आता है, पहले मिनट को और फिर मिनट को सेकेंड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। तो मतलब क्या है उसके बारे में बताएंगे कि ये जैसे वृत्त है, ये विस्पत रेखा है, तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये अर्धवृत्त के रूप में होता है, उसी बारे में बोल रहा है। तो ये अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी के बढ़ाने पर घट जाती है और एवं ध्रुव की शून्य हो जाती है, ठीक। और ध्रुव पे जाके यह क्या हो जाता है, ध्रुव पे यहाँ पे जाकर शून्य हो जाते हैं, जहाँ सभी देशांतर यमांतर आपस में मिलती है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इसके बारे में जो बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है। देखिए ये वाला है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट बोलता है, ठीक है। इस जगह पॉइंट से नीचे की ओर जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला लाइनिंग, ये लाइनिंग
ये लाइनिंग से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी है क्या है 0 डिग्री, ठीक है। इसी से ये अलग अलग भाग में ये भाग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइप से ये जो पार्ट सब है ये कौन सा देशांतर रेखाएं का ये है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए देशांतर, मैंने पार्ट 1 में टोटल बता दिया था, ठीक है। जैसे ये मैप है, ठीक है। ये विषुवत रेखा फिर ऊपर में जाता है कर्क रेखा 22.5 डिग्री, ठीक है। नीचे होता है मकर रेखा, फिर होता है अटलांटिक, फिर ये तो ये सब जितने भी होते हैं ये सारा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो जो कभी पार्ट 1 में नहीं देखें उसको देख लीजिएगा। हम उतना ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम उतना फिर से एक्सप्लेन करेंगे वापस तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पार्ट 1 में जो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। हम सिर्फ आज उसी को करेंगे जो आपको छूटा हुआ, ठीक है। वहाँ से आप लोग उसको कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा फिर हम उसमें फिर अभी टाइम देंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। तो आपको इतना सब याद रखना है जिस टाइप के जो रेखाएं होती है कौन सा देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और ये मिनट क्या है ये चीज़ जो याद रखिएगा, मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है, इस टाइप का भी ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए जो जो पॉइंट बनेगा वो सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या आता है, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये आपने अक्षांश के बारे में जान जाते हैं। अक्षांश देखते हैं क्या, जैसे ये वाला है, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये है, ठीक है, ऐसा। तो ऊपर से जो नीचे की ओर जैसे ऐसे ऐसे अभी बढ़ के आ रहा था ना, इस तरह जो बढ़ेगा इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। जो ऊपर से नीचे की ओर जो बढ़ेगा देशांतर रेखा, और ये लंबा लंबा जो लाइनिंग जाएंगे इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब टोटल देशांतर रेखाएं की लंबाई कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी डिग्री में होती है, वो सब एक्सप्लेन करेंगे, बट आप लोग इतना आप लोग याद रखिएगा अक्षांश और देशांतर क्या होती है, ठीक है। तो देखिए ये लंबी लंबी जो लाइन आपको दिख रही होगी ये लंबी लंबी लाइन, और उसके बाद इसी में मान लेते हैं, ठीक है, ये लंबी लंबी लाइन हो गया और इसी में फिर ये इस टाइप का जो लाइन रहेगी, ठीक है, इस तरह का जो लाइन बनी हुई रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये लाइन जो रहती है अक्षांश रेखा क्या होती है उसको अभी पूरा कंटिन्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का जो आप लोग इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और ये लंबा जो लाइन आपको जो दिख रहेगा लंबी लंबी लाइन बोलते हैं देशांतर, बस इतना आप लोग याद रखिए अभी, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब देखते हैं गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं, इंग्लिश में होता है हेमिस्फीयर। देखिए गोलार्ध क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अलग अलग चीज कर देते हैं। जैसे ये पृथ्वी आपको दिख रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें पृथ्वी में दो प्रकार का, एक उत्तरी गोलार्ध होता है एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये ऊपर वाला जो भाग रहता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग तो दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह जब इसको ये वाला जो भाग इधर इस वाले भाग को या पूर्वी गोलार्ध और इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जैसे इसको है इसको हम जब काट के अलग कर दिए हैं, ठीक है, इस वाले भाग को काट के अलग कर दिया तो ये दोनों जो अलग अलग हो जाता है, इस भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और ये वाला को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भारत का मैप जो आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मैप, ठीक है। यहाँ भारत के मैप में ये वाला जो भाग है एशिया है, ठीक है। टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप होता है, उसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग आपको क्या क्या पॉइंट से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, तो राज के वेधशाला स्थित है वहाँ उसके बारे में बताता है। से वहाँ से जब क्या होता है गुजरने वाली यमुनांतर रेखा, यमुनांतर रेखा क्या है वही देशांतर रेखा है जो, और अक्षांश रेखा है उसी को बोलते हैं, ठीक है। जो पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गिनती कहाँ से शुरू होती है, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर इसको गिनती शुरू होती है, ठीक। अगला याद करते हैं, देखते हैं इस यामांतर को प्रमुख यामांतर कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद करें, पूर्व से लेकर पश्चिम को जो गिनती शुरू करते हैं उसको कहते हैं प्रमुख यामांतर भी कहते हैं, ठीक। आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका मान क्या होता है 0, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम क्या 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या होता है 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम, ठीक है। प्रमुख यमांतर तथा 180 डिग्री यमांतर में मिलती हैं। अब पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाग करते हैं। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। जो यमांतर देखा गया 180 डिग्री यमांतर में जाकर मिलती है। अब पृथ्वी को क्या दो समान भागों में विभाजित करते हैं जिसमें से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाग करती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए किसी भी स्थान के देशांतर को आगे पूर्व 20 डिग्री ओवर लाइन के लिए अक्षांश पूर्वी तथा पश्चिमी के लिए अक्षांश का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यौनता रेखाएं पर स्थित होती है।
आप देखते हैं कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री यमंतर रेखाएं क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस। चलिए, तो इतना हो गया। अब देखते हैं कि 180 डिग्री पूर्व में क्या मतलब डिग्री क्या अक्षांश रेखाएं होते हैं, और 180 डिग्री पश्चिमी अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपको देखिए ये वाला मैप दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस पर आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। चलिए, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, बोलेगा टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो बताइएगा टोटल टोटल देशांतर रेखाएं, देशांतर। ठीक है, ये अब याद रखिएगा टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, टोटल 180 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा, टोटल 360। ये लिखिए, याद रखिएगा टोटल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बोलेगा टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा टोटल अक्षांश 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 रेखाएं कितनी होती है, तो ये बताइएगा। टोटल होता है 90 प्लस 90 प्लस 1, क्या हो जाएगा 181। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश वृत्त क्या होता है, जैसे अक्षांश वृत्त में अभी जस्ट बताए थे ना कि देखिए इस तरह होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक ऊपर नॉर्थ वाला भाग होता है, एक साउथ वाला भाग होता है, यही अक्षांश वृत्त होता है। तो नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है, वृत्त नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है। अब उसी को अक्षांश वृत्त में बोल दिया, और उसी को जब देशांतर में बात करेगा तो देशांतर में क्या अर्धवृत्त होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें। और जब अर्धवृत्त होता है तो यह क्या है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ये भी याद रखें, पूर्व और पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देशांतर अर्धवृत्त होती है और अक्षांश वृत्त होती है। ठीक, आपको इतना समझ में आया। तो डायरेक्ट बोले एग्जाम में कभी पूछ देगा कि अक्षांश क्या होते हैं, तो अक्षांश क्या होता है, वृत्त के रूप में होता है, वृत्त मतलब सर्कल के रूप में होता है, और देशांतर क्या अर्धवृत्त के रूप में, मतलब उसके कटे हुए भाग के रूप में। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए आप इसको बाद थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए ये वाला भाग है, यहाँ से जो ये कट कट करके ये लाइन जो आपको आते हुए दिख रहा होगा, यही है प्रमुख यमांतर रेखाएं। अभी जस्ट बताया ना प्रमुख यमांतर रेखाएं क्या है, यही प्रमुख यमांतर रेखा है, जो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अरे आपको जो ये वाला लाइनिंग जो दिख रही है, आपको क्या बताते हैं, ये वाला जो लाइनिंग कौन सी होती है, ये देशांतर होती है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताएं, ये कौन सी रेखा है, देशांतर रेखाएं होती हैं। और उसके बाद और क्या होती है, चलिए देखते हैं। और ठीक है, और जो ये वाला लाइनिंग जो दिख रहा है, इसको कलर थोड़ा कलरफुल वाला लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, चलिए ये वाला जो लाइनिंग जो है, ठीक है, ये लंबी लंबी लाइन, मतलब ये झुकी हुई जो लाइन है, ये झुकी झुकी जो लाइन है, ये कौन सा अक्षांश रेखाएं है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है, तो बोलेगा 181। ठीक है, अब बोलेगा टोटल देशांतर की रेखाएं कितनी है, 360। इतना याद रहेगा। चलिए इतना रहना चाहिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 180 डिग्री अब जस्ट बताया था ना, क्या था, तो 180 डिग्री ये मिल के और 180 डिग्री ये मिल के क्या देशांतर डिग्री का मान करता है, जिसमें से 360 डिग्री कैसे हुआ, 360 डिग्री आपको पता चल गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो समान भागों में क्या पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाग करती है। ठीक है, इतना भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अभी जस्ट बताए थे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी अवंतर रेखाएं स्थित है। तो देख लीजिए कैसे है ना, 180 डिग्री पूर्व, इधर से पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाएगी, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाएगी, तो 180 डिग्री 180 डिग्री मिलकर 360 डिग्री, और अक्षांश बोलेगा तो 90 90 मिलकर 181 डिग्री, इतना भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये मैप के बारे में। देखिए आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में आपको ये देखेगा विश्व का महाद्वीप, टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपों की संख्या एग्जाम में कभी पूछ जाता है, तो बोलेगा 7 महाद्वीप। चलो हम चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो टोटल महाद्वीप की संख्या कितना, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन कौन सा, तो सबसे पहला महाद्वीप है एशिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एशिया। देखिए एशिया का जो भाग, ये वाला आपको जो भाग दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला भाग, देखिए यहाँ पे भारत है ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये जो छोटे छोटे जो बिंदु सब इतना जितना भी दिख रहा होगा, ये सब जो भाग होता है ये एशिया। तो एशिया देख लीजिए कितना बड़ा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया। ठीक है, एशिया के बाद क्या होता है, फिर होता है अफ्रीका, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, फिर इस तरह करके तो आपको बढ़ते जाएगा। फिर एक नंबर हो गया, फिर ये दोनों अफ्रीका हो गया। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद फिर एक ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया।
ये एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन बीच लाइन का जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ पे है, तो आप लोग ये भी याद रखेगा, हिंद महासागर या प्रशांत। इसमें मैं नहीं दिया, तो इस टाइप से आपको ये वाला भाग जो होता है, यहाँ से जो भारत में जो ये जो इधर से जो रेखा जाती है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो यहाँ से जो ये रेखा गुजरती है कर्क रेखा, और सबसे ज्यादा रेखा कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप से सबसे ज्यादा ये रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें से कर्क रेखा, उसके बाद मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा इससे होकर गुजरती है अफ्रीका से। तो ये भी आप लोग याद है, कर्क रेखा, मकर रेखा और वो वाला, तीनों रेखा इससे होकर गुजरती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक होता है ये वाला जो रेखा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानक रेखा। तो ये भी आप लोग याद रखें, मानक रेखा इधर से होकर गुजरती है, ये भारत से, और एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कौन कौन राज्यों से गुजरती है वो आपको जानना जरूरी है। एक होता है क्या बोलते हैं, मानक रेखा, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ देता है, नॉर्मल कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पूछता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं कौन कौन राज्यों से होकर कर्क रेखा की जाती है, उसके बारे में फिर जान लेते हैं। जैसे कौन कौन राज्य हो जाएगा, जैसे गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा। कौन, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ फिर कौन होगा, झारखंड हो जाएगा, झारखंड होगा, वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल के बाद फिर कौन जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है, मित्र पार गमछा, गमछा झार, याद रखिएगा। यहाँ मित्र पार गमछा झार, जैसे जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, क्या छः से छत्तीसगढ़, मौ से मध्य प्रदेश और झ से झारखंड। तो इस तरह से याद करने का तरीका है, मित्र पर गमछा झार, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा के बारे में भी जान गया, ठीक है। कर्क रेखा भारत का क्या है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है। और एक होता है मानक रेखा, ठीक है। मानक रेखा के बारे में अभी हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो मानक रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले ऊपर की ओर देखते हैं, फिर वहां से कंप्लीट करके आएंगे, फिर मानक रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्क रेखा आप लोग समझ गए, कौन कौन सा महाद्वीप है इसके बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। तो 7 महाद्वीप होता है, ठीक है। महाद्वीप को भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ से करते हैं देशांतर और समय के बारे में जानते हैं कि आखिर देशांतर क्या होता है और समय क्या होता है। देशांतर तो आप जान गए, जो ऊपर से ये लंबी लंबी जो लाइन गुजरती है, ठीक है, इस तरह करके ये वाला भाग को देशांतर होता है, ठीक है। और देशांतर टोटल कितना 360 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कैसे होता है वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति। तो हम यदि समय को मापना चाहेंगे तो क्या सबसे अच्छा है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति के माध्यम से क्या हम समय को माप सकते हैं। तो ये भी आप लोग पृथ्वी, चंद्रमा इसके द्वारा समय की गति को माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त क्या है, प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय क्या है, निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो समय का सबसे अच्छा साधन क्या है, पूर्व से मतलब सूर्यास्त जो स्वाभाविक होता है, ये विश्व का पूरा समय का साधन का निर्धारण किया जा सकता है। स्थानीय मानक का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगभग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो किसके माध्यम से, जो सूर्य की जो परछाई है उसके द्वारा हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, जो दोपहर का सबसे छोटा एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सबसे लंबा होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, जो दोपहर का सबसे छोटा और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सबसे लंबी होती है। चलिए आगे देखते हैं ग्रीन बीच। ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, जिस समय आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु पर होगा, उस समय समांतर क्या था, यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु पे, सबसे जो आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पे होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थान क्या होगा, पर दोपहर होगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे ऊंचे बिंदु पे क्या हो जाएगी, ये दोपहर होगी, ठीक। आप लोग इसको याद रखना है। देखिए ये वाला मैप है, इस मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। देखिए ये आपको 1 2 3 और 4 ये जो दिख रहा है, ये कौन सा, ये लंबी लंबी लाइनिंग, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो इधर से जो ये लंबी लंबी लाइन, टोटल ये लंबी लाइन है, यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरह करके जो लंबी लंबी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर।
ये लंबी लाइन जो है देशांतर होती है, और जो आपको इस तरह का जो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो ये वाला जो लंबी लंबी ये जो लाइन है ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया है कि जो सूर्य की जो समय समय पे किस तरह हिसाब से वो मतलब कि ये होता है, मतलब सूर्य किरण पे कहाँ पे अक्षांश और देशांतों के बीच में होकर गुजरती है, उसके बारे में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा उतना एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको हम एक स्किप कर देते हैं क्योंकि नहीं आता एग्जाम में, तो इसलिए छोड़ देते हैं। ये देखिए एग्जाम में वही आता है, पढ़िए जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बस उसी को हम लोग करते हैं, पॉइंट सबको। चलिए आगे चलते हैं। चूँकि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। क्या पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के या ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जिसका समय ग्रीनविच से पूर्व की ओर है तो पूर्व की ओर है उसका समय क्या आगे की ओर होगा, और जो पश्चिम की ओर है उसका समय पीछे की ओर होगा। देखिए ग्रीनविच के मतलब क्या होता है, जो दिशा को निर्धारित मतलब ग्रीनविच जो होता है कहाँ पे है, लंदन में स्थित है। अब भारत, जैसे यहाँ मान लेते हैं भारत, यहाँ मान ले भारत है, ठीक है। आप लोग मानिए भारत यहाँ पे, ठीक है, भारत यहाँ पे है और यहाँ पे लंदन है, ठीक है। तो ग्रीनविच लंदन में स्थित है। भारत और लंदन के बीच के जो ये समय रेखा है, इसके बीच की दूरी कितना होता है, 5 घंटा 30 मिनट, ये याद रखिएगा। ये दोनों के बीच की दूरी 5 घंटा 30 मिनट, यही ग्रीनविच होता है। तो ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। तो वही बोलता है, तो जैसे कि इधर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा पूर्व, इधर की ओर हम जाएंगे तो यह हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। ये भी देखिए, तो पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, याद रखिएगा। आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगा, ये है। तो यही पूछा है। यदि हम जैसे मान लो यहाँ 12 बज रहा है, हम 12 से इधर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम जब इससे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से घटेगा 11 10 9 8, समझ में आ रहा है। तो यही बता रहा है कि यदि हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए क्या बोला है, यदि ग्रीनविच के आगे की ओर होगा अतः उनका समय पीछे होगा, बता दिया। वही है कि यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे तो उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, मतलब बढ़ता जाएगा। और हम यदि पश्चिम को जाएंगे तो उसका घटता होगा, तो इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, यही बता रहा है, ठीक है। अब ग्रीनविच समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे, फिर अभी हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे कि 5.5 घंटा कैसे हो सकता है, क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं, चित्र समय का अंतर के दर की गणना निम्न विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी लगभग कितना है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना 360 डिग्री घूमती है। ये याद रखिएगा, पृथ्वी कितने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अर्थात क्या होता है, मतलब यह 1 घंटे में कितना 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजता है, तब ग्रीनविच से क्या 15 डिग्री पूर्व समय होगा, मतलब 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। अभी जस्ट पता है, यदि पश्चिम की ओर जाएगा तो घटेगा और पूर्व की ओर जाएगा तो बढ़ेगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होगा। अभी जस्ट बताए थे ना, देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी जस्ट बताया, इधर हम पूर्व की ओर जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ जैसे 12 है, 12 के पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या 1 प्लस होगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ 1 बज जाएगा, ठीक है। यदि हम इसी से जस्ट इधर पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ 1 घटेगा, तो यहाँ 11 बजेगा, यही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट बताया था ना, देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि हम 12 से हम आगे दोपहर है, दोपहर का 1 बजा होगा, हम 12 है, देखो यहाँ बता 12 बजता है, आगे की ओर बढ़ते हैं गिनती से तो समय की ओर 1 घंटा, 1 घंटा आगे की ओर होगा, ठीक है। और उसी ओर हम जब पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो यानी कि वह कहता है 1 घंटा पीछे होगा, मतलब 11 बजेगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जब प्रकाश ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय क्या 180 डिग्री मध्यरात्रि होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि 360 डिग्री कैसे होता है, 1 मिनट में कितना डिग्री, ये सब कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक व्हाइट पेज लेते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देखिए टोटल हम कैसे निकालते हैं, देखिए 24 घंटा मतलब कितना होता है, 24 घंटा, जब 24 घंटा होगा, 24 घंटा होगा तो कितना 24 घंटा मतलब 1 दिन, ठीक है, 1 दिन होता है। टोटल पृथ्वी कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। कितना घूमती है, 360 डिग्री। हम जब 360 डिग्री को हम जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, ठीक है, 15 बार में कटेगा।
जब हम इसको 24 के बाद 15 तो एक दिन मतलब 24 घंटा में एक दिन होता है। हम 15 डिग्री होता है मतलब कि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, तो यहाँ देखिए 24 घंटा में मतलब कितना 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना 1 घंटा में मतलब 15 डिग्री। जब हम इसको काटेंगे तो 15 लिख लेगा। 1 घंटा में कितना 15 डिग्री, ये याद रखिएगा। ठीक, कितना हो गया। चलिए 1 घंटा में 15 दिन और फिर मिनट में जब बोलेंगे तो मिनट में कितना होता है, जैसे कि टोटल होता है 60 मिनट। मिनट होता है 60 मिनट। चलिए हम कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। देखिए मिनट में होता है 60 मिनट, तो हम मेरा 1 घंटा में कितना 15 डिग्री। तो हम जब 60 मिनट है, 60 को हम जब 15 से निकालेंगे डिवाइड करेंगे 15 डिग्री से कितना बार में कटेगा, तो 4 मिनट। कितना समझ में आ गया। तो मतलब कि यदि बोलेगा डिग्री में बोलेगा तो 1 घंटा में कितना 1 घंटा में होता है 15 डिग्री। ठीक, 15 डिग्री। और यही बोलेगा 4 मिनट में, तो 4 मिनट में कितना होता है 1 डिग्री। याद रहेगा। तो ये होता है 1 दिन। तो देखिए जब हम 15 को हिसाब से जो है तो 4 मिनट होता है, और यदि बोले 4 मिनट मतलब 1 डिग्री। मतलब फिर जब इस घंटा को बोलेगा तो 1 घंटा मतलब 15 डिग्री। ठीक है, मतलब घंटा में बोलेगा तो 15 डिग्री और मिनट में बोलेगा तो 1 डिग्री। ठीक है, तो मिनट में कितना होता है 1 डिग्री होता है और घंटा में कितना होता है 15 मिनट होता है। मतलब कि 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इतना कैसे कैसे हुआ हमें। जब हम 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, और जब हम 15 को जब 60 से डिवाइड करेंगे मतलब 60 से भाग देंगे कितना बार में, तो 4 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में आता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, मतलब कि घंटा में 15 डिग्री। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी तरह 15 डिग्री करके जब हम गुना करेंगे 15 गुना 4 से मतलब 60 से गुना करेंगे, तो 15 गुना हम 4 से गुना करेंगे तो कितना 60 होता है। तो 60 मतलब कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो वही होता है जब हम ग्रीन बीच से हमेशा हम आगे की ओर जाएंगे, जब ग्रीन बीच समय रहेगा तो हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटा, 15 गुना 4 गुना 1 घंटा। जब यहाँ 12 बजेगा हम जब इधर की ओर जाएंगे पूर्व की ओर, एक जब जोड़ेंगे तो यहाँ 1 बज जाएगा। और जब हम इसी के इधर की ओर मतलब पूर्व की ओर जाएंगे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 बज जाएगा। ठीक है, तो इतना इस तरीके से डिग्री और घंटा निकाला जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और टोटल ये हम बता दिया कि 180 डिग्री क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में हो गया। चलिए आप इतना समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पे इसी तरह बताया है, देख लीजिए क्या है। देखिए 24 घंटा है, 24 घंटा अपने इस पे 360 डिग्री घूमते, जब 24 को 360 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 1 घंटा। 1 घंटा को जब हम इसको डिग्री में करेंगे कितना 15 डिग्री, तो 24 को जब हम इसको डिग्री में करेंगे 15 लिख लेगा। और जब 15 को हम जब मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 मिनट, और 4 मिनट कितना 1 डिग्री बनता है। तो वही इसके बारे में डिस्कस होता है। ठीक है, फिर 15 को हम 4 से गुना करेंगे तो 60, और गिनती इसका समय 1 घंटा आगे का होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम मानक समय में क्या मानते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। हम मानक समय को क्यों मानते हैं। अलग एवं अंतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय अंतर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए क्या है समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, जैसे अभी जस्ट देखेंगे भारत में गुजरात के द्वारा स्थित असम के डिब्रूगढ़ के स्थान समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भागों से होकर गुजरने वाली किसी यमंतर मतलब क्या देशांतर ही रेखा स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाए। और इस यमंतर रेखा भारत के कितना सारे 82 डिग्री, ये फैक्ट है इम्पोर्टेंट रहता है। सारे 82 डिग्री लिया गया और सारे 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यमंतर माना गया है। तो ये याद रखिएगा, सारे 82 डिग्री को क्या मानक यमंतर रेखा माना गया है। और इस यमंतर रेखा स्थान समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है, और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो कितना सारे 82 डिग्री मानक यमंतर रेखा माना गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे देखेंगे फिर क्या होता है। भारत के ग्रीनविच पूर्व साढ़े 82 डिग्री पूर्व में स्थित तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऐसे आगे पता चल जाएगा। इसीलिए लंदन में जब दोपहर 2 बजे होंगे तो भारत में कितना बजा होगा 7 बजा होगा। चलिए अब देखते हैं कि ये 5 घंटा 30 मिनट आगे कैसे बढ़ता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए 5 घंटा 30 डिग्री क्या टोटल समय मानक रेखा कितना है 82, साढ़े 82 डिग्री। चलिए तो देखिए ये 82 है। हम जब 82 को हम किससे गुना करेंगे 4 से गुना कीजिए। 4 दूनी 8 और
और चौके 32, कितना हो जाएगा 328। ठीक है, तो टोटल कितने होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, पता है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, देखिए 1 डिग्री में कितना 4 मिनट होता है। जब इसी को हम जब डिवाइड करेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे सारे 82 बोला है ना, तो सारे 82, तो सारे 82 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री में कितना होता है, इसका आधा कर डिग्री में तो 2 मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो वही होता है 328। 328 प्लस 2 कितना हो जाएगा 330। हम जब 330 को जब डिवाइड करेंगे 60 से, तो 330 को हम जब 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, तो 5 घंटा 30 मिनट। यही जो रेखाएं जो होती है क्या होता है, मानक रेखाएं, जो ग्रीनविच रेखा के कितनी, मानक भारत का मानक रेखा मानक रेखा है, जो ग्रीनविच यहाँ जैसे लंदन है और यहाँ भारत है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितने होते हैं 5 घंटा 30 मिनट। मान लेते हैं भारत में, यदि हमको भारत में जब 2 बजता होता है, ठीक है, तो लंदन में कितना बजेगा, नहीं लंदन में यदि 2 बज रहा होगा, भारत में बोलते हैं, जब लंदन में क्या है दोपहर में 2 बजता होगा, ठीक है, लंदन में 2 बजता होगा, तो भारत में कितना बजेगा 7:30 बजेगा। आपको समझ में आ गया कैसे क्यों निकाला जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेखा माना जाता है, मानक रेखा, जिसमें से देखिए पहले क्या था, मान लेते हैं हम इसको 82.5 डिग्री पे ही क्यों मानते हैं, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये है 68, ठीक है, ये 68 है और यह 97, ये दोनों को जब डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 29 का शायद आसपास आएगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे है, यहाँ देखिए ये वाला भाग कौन सा, गुजरात, ठीक है, ये वाला भाग है गुजरात, और यहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात अरुणाचल प्रदेश देश के बीच की जो बीच की दूरी हम निकालते हैं, तो जब यहाँ से आएगा तो कितना 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 घंटे की दूरी था, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंट था। अभी जस्ट पढ़े थे ना, देखिए ऊपर कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, तो भारत का डिब्रूगढ़, ठीक है ना, अभी जो क्या बोला, असम के डिब्रूगढ़ स्थान समय से लगभग कितना 1 घंटा 45 मिनट, तो गुजरात और असम के 1 घंटा 45 मिनट होता है। इसीलिए ये वाला रेखा जो होता है 1 घंटा 45 मतलब 2 घंटा का आसपास का जो एवरेज होता है, तो ये जो एवरेज होता है इसी को कम करने के लिए क्या होता है, एक मानक रेखा माना गया है, यही वाला मानक रेखा माना गया है, जो क्या करता है, ये बीचों बीच रेखा है, जो सभी के लिए क्या है बराबर मान लेते हैं। इसीलिए मान लो यदि ये मानक रेखा नहीं माना जाता, तो मान लो ट्रेन के लिए कहीं यहाँ मान लो 4 बज रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं 8 बज रहा होगा, तो इसमें से ट्रेन का टाइमिंग उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसीलिए इसको ये करने के लिए इसको फिक्स कर दिया है, ये मानक निरंतर रेखा है। अब मानक रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं मानक रेखा के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो देखिए मानक रेखा का याद करने का तरीका है, इसको बोलते हैं मौका, क्या बोलते हैं मौका, MOUCA, मौका। मौका कैसे याद रखें, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा क्या हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, यू से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी से हो जाएगा क्या होगा छत्तीसगढ़, सी से होगा छत्तीसगढ़, और ए से हो जाएगा कौन सा आंध्र प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए कैसे कैसे जाएगा, देखिए ऊपर से और आते जाएगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ से है, तो देखिए मध्य प्रदेश पहले घुसेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश से फिर उड़ीसा, उड़ीसा वाला भाग घुसेगा, उड़ीसा वाला भाग फिर छत्तीसगढ़, इस तरह करके यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे गुजर जाता है। तो ये मानक रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा मौका। मानक रेखा की कितनी रेखा देखा करते हैं, तो ये मानक रेखा 82.5 डिग्री, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी भारत का मानक रेखा क्या होता है 82.5 डिग्री माना गया है, ठीक है। ये इलाहाबाद के निकट है, तो कहाँ पे है, नैनी के इलाहाबाद, तो ये भी याद रखे इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। मानक रेखा के बारे में समझ गया, कितना कितना डिग्री करके कैसे कैसे बनाया जाता है, ये भी आप लोग याद हो गया। और कैसे अंतर निकाला जाता है, कितना है 82.5 डिग्री माना जाता है। और ये मतलब कि भारत का समय जब लंदन और भारत का जो मानक रेखा का डिफरेंस निकाला जाएगा तो कितना होता है, तो टाइमिंग का 5.5 घंटा, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में C11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 यह समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है। तो कितना 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र को घेरता है। चलिए अब इससे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सही आपको चिन्हित करना है।
प्रमुख यमांतर रेखाएं का मान कितनी होती है? आपको पूछा है, पहला क्वेश्चन है यमांतर रेखाएं के मान कितनी होती है, बताइए। तो मानक रेखा के मान कितनी होती है, आप लोग बताइए जल्दी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यमांतर रेखाएं का मान कितने 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें। चलिए 90 नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, 0 डिग्री होता है। यमांतर रेखाओं को ही देशांतर रेखा बोला जाता है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 0 डिग्री होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे होता है, आप लोग जानते हैं, इस तरह का मैप रहेगा, ठीक है। यहाँ से जब ये रेखाएं जो गुजरती है जीरो, इस तरह करके ऐसा करके लंबा लंबा जो लाइनिंग जाता है, ठीक, इसी को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है, इसी को बोलते हैं यमांतर रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इसमें बोलता है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो आपको बताना शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। हम पार्ट 1 में जो भी बताए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। शीत कटिबंध किसके बीच पाया जाता है, ठीक है, बताइए। पहला ध्रुव के बीच में, ऑप्शन विषुवत वृत्त में, ऑप्शन नंबर गो कर्क रेखा में। तो बताइए शीत किसके बीच में पाया। चलिए, तो शीत कटिबंध किसके बीच में पाया जाता है। देखिए ये विषुवत वृत्त होता है, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर की ओर हम जब जाएंगे तो ये कर्क रेखा होता है, नीचे की ओर जाएंगे तो मकर रेखा होती है, ठीक है। और नीचे पे जो ये वाले भाग जो होते हैं, हम जस्ट पहला वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, तो नहीं देखे तो वहाँ देख लिए। और यहाँ पे जो होता है ध्रुव होता है, ठीक है। तो शीत जो भाग होता है ये ध्रुवों के बीच में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देशांतर की कुल कितनी संख्या, अभी जस्ट बताए, तो देशांतर की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो देशांतर की संख्या कितनी है, 180 वाला 180 कितना होता है 360। तो ये भी याद रखिएगा। तो देशांतर की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर है 360 हो गया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पे स्थित है यह बताना है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, यह दक्षिणी ध्रुव वृत्त तो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, ऑप्शन में दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन में पूर्वी गोलार्ध में। तो बताइए दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। तो कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये भी याद रखें, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रिड, अभी जस्ट बताए थे, ग्रिड किसका जाल है। पहला ऑप्शन अक्षांशों समांतर रेखाओं और देशांतर यमांतर का, ऑप्शन कर्क रेखा और मकर रेखा का, ऑप्शन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त का। बताइए ग्रिड किसका जाल है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी, तो किसका जाल है बताइए। तो क्या है इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ अक्षांश और समांतर रेखाओं। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसा है, ठीक है। देखिए मैप में आपको दिख रहे, चलिए ऐसे में आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, तो आपको मैप से अच्छा से याद रहेगा। चलिए कहाँ पे है ग्रिड, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए ये वाला देखिए, ये है ना नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्रिड, ठीक है, ये ग्रिड लिखा हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पे ग्रिड है, देखिए ग्रिड जो है, देखिए ऊपर से जो ये वाला जो लाइनिंग दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर लंबा लंबा जो लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ये लंबा लंबा लाइनिंग, ये देशांतर, और ये छोटा छोटा जो लाइनिंग दिख रहा है अक्षांश, ये दोनों मिलकर क्या कहता है ग्रिड। तो ग्रिड हो गया, इसके बारे में समझ गए, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गया। चलिए तो इसका सही आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन, तो ये भी हो गया। चलिए ग्रिड हो जाएगा अक्षांश का रेखाओं का दोनों को बीच के दिए, ठीक है। अब ये इसको खाली स्थान को भरना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आसान है, इसको आराम से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बता ही देते हैं। मकर रेखा कहाँ स्थित है बताइए, हल्का हल्का है। भारत का मानक एवं रेखा कितनी डिग्री होती है। जीरो एवं रेखाओं का मान से जाना जाता है, किसको माना जाता है, देशांतों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव और विश्व के गोलार्ध में स्थित है। अब इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आंसर बताइएगा। और नहीं होगा तो हम इसको कल हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो आप लोग पढ़े हैं उस हिसाब से वो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि ये आपका होमवर्क रहा। नहीं तो फिर हम कल लाएंगे, कल एमसीक्यू लाने वाले हैं। तो चैप्टर टू जिसे मैंने ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है, देखिए इसमें हम मैंने इसको बताया जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपको जो हाईलाइट जो दिख रहा है कलर वाला है, तो ये सब आप लोग अच्छा ध्यान से इसको रोक रोक को पॉज करके जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको देखिएगा चैप्टर 2 से अभी जैसे पढ़ाए हैं, तो चैप्टर 2 से आपको एनसीईआरटी से कहीं नहीं, बस ये जो हाईलाइट पॉइंट है देखिएगा, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप जरूर एक बार एग्जाम जब दीजिएगा सीटेट का, एग्जाम देके जब आइएगा तो आपको जरूर आपको पता चलेगा कि हाँ जो जो हाईलाइट किए हैं इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो जो पॉइंट ये सब हाईलाइट किया हुआ है, ये सब आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही सब बनेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पार्ट 1 का है, पार्ट 1 में जो भी नहीं देखे हैं
तो पार्ट 1 वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये जो हाईलाइट किया जैसे उत्तरी गोलार्ध करके रखा है, तो ये सब जो हाईलाइट किया हुआ है ये आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा। मैंने जो इसको पीडीएफ तैयार किया हूँ पीपीटी, इसी से क्वेश्चन बनेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं भी नहीं बनेगा। मैंने सीटेट भी इसी के माध्यम से अपने जो हिसाब से पढ़ा था, एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया था उसी हिसाब से मैंने इसी तरह कंटेंट को पढ़ा था अपने से हाईलाइट करके। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, ताकि आप लोग भी इसको देख के इसी तरह का कंटेंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ने का फायदा नहीं है। जो एग्जाम आया उसी को पढ़िए, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर अब कल हम लाते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसको लाएंगे मतलब कि ग्लोब से इसका जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है सीटेट या एमपी टेट या बिहार टेट कोई भी एग्जाम में जो आया है उसका सारा पीवाई क्वेश्चन करवाएंगे, सिर्फ एमसीक्यू होगा, ठीक।